हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार पढ़ रहे हैं रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी में हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 और इसके पिछले के सभी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, बुक उठाइए, SC मल्होत्रा जी की बुक है, 62वां संशोधन, 62वां संशोधन। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 65 नंबर पेज पे, 65 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की श्री हनुमान प्रसाद की आय है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहला टॉपिक उसमें बोला है, एक कंपनी से भारत में वेतन से आय गणना की गई 50,000। एक भारतीय कंपनी से लाभांश सकल लाभांश है जो इंग्लैंड में प्राप्त किया गया था, वहीं खर्च किया गया। भारत में मकान संपत्ति से आय पाकिस्तान में प्राप्त की गई। एक विदेशी कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया गया तो वहीं एक बैंक में जमा किया गया। कोलकाता में व्यापार से आय जिसका प्रबंधन यूएसए में होता है। छठवां है, यूएसए में व्यापार से आय जो कानपुर प्रधान कार्यालय से नियंत्रित है। आय ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई, वहीं प्राप्त की गई परंतु भारत ले आई गई। क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 7। पॉइंट 8 है, उसके मामा ने उसके विवाह पर उपहार स्वरूप फ्रांस में एक बैंक ड्राफ्ट भेजा। सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह निवासी है, असाधारण निवासी है, अनिवासी है। इंग्लिश में यही सुने तो श्री हनुमान प्रसाद हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2021। Point number 1, income from salary in India from a company computed 50,000, dividend gross dividend है from an Indian company received in England and spent there 10,000. Point 3, income from house property in India received in Pakistan 20,000. Point 4, dividend from a foreign company received in England and deposit in a bank there 10,000. Point 5, income from business in Kolkata managed from USA 20,000 amount है. Point 6, income from a business in the USA control from Kanpur head office 12,000. Point number 7, income was earned in Australia and received there but brought into India 25,000. Point 8, his maternal uncle sent a bank draft from France as a gift to him on his marriage. Compute the gross total income if he is resident, non-ordinary resident and non-resident. क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है बाबू, रेसिडेंट की अवस्था में बताइए। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में बताइए और नॉन रेसिडेंट की अवस्था में बताइए। यही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉइंट नंबर 1, एक कंपनी जो भारत में वेतन एक कंपनी से भारत में वेतन से आय गणना की गई 50,000। ये क्या कह रहा है कि एक भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी है तो भारत से कंट्रोल की जा रही है, ये आपको पता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि भारत में पैसा प्राप्त किया जा रहा है, किस भी अवस्था में हो, चाहे वो रेसिडेंट की अवस्था में हो, नॉन रेसिडेंट की अवस्था में हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। कहने का मतलब जब तीनों चीज़ें यहीं पे प्राप्त हो रही हैं, तीनों अवस्थाएं में यहीं पे प्राप्त हो रही हैं, तो उस स्थिति में अमाउंट कहाँ पे जाएगा? तीनों अमाउंट कहाँ पे जाएगा? तीनों जगह जाएगा। यानी 50,000 रुपये जो है वह हर स्थिति में लिखा जाएगा, चाहे वो रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या वो नॉन रेसिडेंट हो। दूसरा पॉइंट, जैसे इंग्लिश में अगर बोलें इसको तो इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम ए कंपनी कंप्यूटेड 50,000। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर इंग्लिश में सुनिए, डिविडेंड ग्रॉस फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड स्पेंट दिया। यहाँ पे एक भारतीय कंपनी से लाभांश सकल इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड में जो सकल लाभांश है यह इंग्लैंड में प्राप्त किया गया था, वहीं खर्च किया गया। कंपनी कौन सी है? भारत में। कौन सी कंपनी है? भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी। जब इंडियन कंपनी है तो कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है बाबू? कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है? भारत से किया जा रहा है। अर्न कहाँ से किया जा रहा है? भारत से किया जा रहा है, इंडिया से।
अर्न का मतलब हो गया उपार्जित, हिंदी में बोले तो उपार्जित किया जा रहा है, निवास वहीं है, तो आप रेसिडेंट की अवस्था में हो, नॉन रेसिडेंट की अवस्था में हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में हो, तीनों में आपका अमाउंट 10,000 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे टॉपिक पे चलते हैं हम। भारत में मकान संपत्ति से आय पाकिस्तान से प्राप्त की। भारत में मकान संपत्ति से आय पाकिस्तान में प्राप्त की। इंग्लिश में बोले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन पाकिस्तान। बाबू अभी हम आपसे कुछ समय पहले कहा कि महत्वपूर्ण यह रहता है कि आप अर्जित कहाँ से कर रहे हैं, अर्न कहाँ से कर रहे हैं, रिसीव कहाँ कर रहे हैं यह महत्व नहीं है। रिसीव अगर भारत में कर रहे हैं तो तीनों अमाउंट में होगा, बट अर्न कहाँ से हो रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो अर्न जानते हैं कि भारत में हो रहा है और हम भारत में ही इनकम टैक्स का गणना कर रहे हैं, कंप्यूटेड कर रहे हैं, तो उस स्थिति में तीनों अवस्था में होगा। ये आप जान समझ चुके होंगे क्योंकि इसके पहले हम 7-8 बार ये बात कह चुके हैं। तो यहाँ पे हमको और कुछ नहीं बताना है, 20,000 सीधे सीधे लिख दें। चलिए चौथा टॉपिक है आपका, एक विदेशी कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया तथा वहीं एक बैंक में जमा किया। पॉइंट 4 है, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी रिसीव इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिट इन ए बैंक देयर। क्या हो रहा है कि एक बात थी कि विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी यानी कंट्रोल कहाँ से हो रहा है बाबू, सीधी सीधी बात, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, फॉरेन से हो रहा है। रिसीव कहाँ हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है। खर्च कहाँ हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है। तो उस स्थिति में हमें रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या लिखना चाहिए। तो बाबू एक चीज़ जानते हैं कि मैंने आपको इसके पहले 4 बार बता चुका हूँ कि सिर्फ एक ही अवस्था, जब पैसा 3 साल के बाद आता है वही एक प्रश्न होगा जहाँ पे आया तो कोई उपहार दे रहा है आपको, तो उस स्थिति में रेसिडेंट की अवस्था में नहीं होगा, वरना हर स्थिति में रेसिडेंट की अवस्था में अमाउंट लिखा जाए, चाहे आप कहीं से कमाइए। तो रेसिडेंट की अवस्था में यह लिखा जाएगा और वो अमाउंट कितना है, 10,000। और किसी अवस्था में लिखा जाएगा तो और किसी अवस्था में नहीं लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है बाबू, फिर से देखिए एक बार। कोलकाता में व्यापार से आय जिसका प्रबंधन यूएसए से होता है। अब एक बार बताइए, इनकम कहाँ से हो रहा है, इनकम कहाँ से हो रहा है, कोलकाता से, मतलब अर्न कहाँ से हो रहा है, कोलकाता से। फिर इसके पहले मैंने बताया था कि अर्न महत्वपूर्ण है, रिसीविंग महत्वपूर्ण नहीं है, कंट्रोलिंग भी महत्वपूर्ण नहीं है, बट अर्न महत्वपूर्ण है कि अर्न कहाँ से हो रहा है। तो अर्न कहाँ से हो रहा है बाबू, इंडिया से। तो इस तीनों स्थिति में हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप खुद बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 20,000। चलिए, यूएसए में व्यापार से आय जो कानपुर प्रधान कार्यालय से नियंत्रित है। कंट्री कौन सी है, कंट्री कौन सी है, तो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका से पॉइंट पे हम आते हैं कि अमेरिका से हो रहा है। एक विदेशी कंपनी है, कंट्रोल कानपुर से भले हो रहा हो, बट वो कहाँ पे पैसा अर्न हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। रिसीव कहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो उस अवस्था में लिखेंगे किसके लिए, तो उस अवस्था में किसके लिए लिखेंगे, तो रेसिडेंट के लिए लिखेंगे। और दोनों अवस्था में लिखा जाएगा तो वो नहीं लिखा जाएगा। तो अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6 में आपका था कितना अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट था 12,000। तो सिंपली हम इसको लिख दिए हैं। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 में बोल के आ रहा है कि आय ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई, वहीं प्राप्त की गई, परंतु भारत ले आई गई। उस अवस्था में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में सुन लीजिए। इंग्लिश में कह रहा है कि इनकम वाज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रॉट इनटू इंडिया।
अरे यार भारत में नहीं भी लाते ना सर जी, तो भी रेसिडेंट की अवस्था में होता, फिर भी वो रेसिडेंट की अवस्था में होता। यहाँ पे भले ना हो, यहाँ पे होगा भी नहीं, क्योंकि अर्न हो रहा है वहीं पे, रिसीव हो रहा है वहीं पे, कंट्रोल हो रहा है वहीं पे, तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट की अवस्था में होने का मतलब ही नहीं रखता। लेकिन रेसिडेंट की अवस्था में भारत नहीं लाया जाता, फिर भी होता, तो यहाँ पे तो सीधे सीधे बोल रहा है कि लाया जा रहा है, और जब लाया जा रहा है तो अमाउंट कितना है, 25,000 लाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे और ये दोनों लिखेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 8, उसके मामा ने उसे विवाह पर उपहार स्वरूप फ्रांस से एक बैंक ड्राफ्ट भेजा, 20,000 का है बाबू। यहाँ पे इंग्लिश में सुनिए, हिज मैटरनल अंकल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस एज ए गिफ्ट टू हिम ऑन हिज मैरिज, 20,000। मैंने आपसे बताया कि दो अवस्था क्या थी। एक अवस्था थी कि आप 3 साल बाद आपकी जो इनकम थी उस पर इनकम टैक्स लग चुका होगा, 3 साल तक तो छोड़ता नहीं है कोई। इनकम टैक्स लगाने के बाद 3 साल बाद आप भारत ले आ रहे हैं पैसा, उस पैसे पे इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन हर जगह लगता है। दूसरी अवस्था क्या थी कि जब आपके कोई रिलेटिव आपके विवाह पर, आपके जन्मदिन के अवसर पर, बर्थडे पर, मैरिज पर, इस तरह की अवस्था में अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट में इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो वही अवस्था थी, ये वही अवस्था है बाबू। ये कौन सी अवस्था है, ये वही अवस्था है, और यहाँ पे कहीं अमाउंट का जिक्र नहीं करेंगे हम। तो अब अमाउंट ऐड कर लेते हैं, 50, 60, 80, 90, 110, 122, 127, 147,000, 50, 60, 80, 1 लाख, और ये 12,000 यहाँ पे भी होगा, 1,12,000, और यहाँ पे 1 लाख। पॉइंट नंबर 5, 6, हेड ऑफिस कानपुर में था, हमने यहाँ पे मिसप्रिंट किया था वो, ये हेड ऑफिस इस कहाँ पे है, यहाँ पे कानपुर में है, और यहाँ पे कानपुर में था। इस अवस्था में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे नहीं करना था, यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख चुके हैं, देखिए 50,000, 10,000, 20,000। यहाँ पे सिर्फ एक अवस्था थी जब हमको नहीं करना था, वो अवस्था क्या थी कि हमें कोई गिफ्ट दिया गया है तो वहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे ये कंट्रोल हो रहा था कानपुर में, हमारे मिसप्रिंट हुआ दिमाग से, तो यहाँ पे 12,000 यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे 1,12,000, ये 147,000, और ये 1 लाख। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम सोचते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 पे चला जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट बताया जा चुका है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 महत्वपूर्ण है बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 उठाइए, क्वेश्चन 65 नंबर पेज पे ये भी है। और यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा क्या, हम लोग देखते क्या हैं कि दिनेश जी हैं, भारतीय नागरिक हैं, सरकारी नागरिक हैं, भारत के सरकारी नागरिक हैं, गैर सरकारी नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं कि नहीं, ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस प्रश्न के न्यूमेरिकल पॉइंट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान सुनिए, भारतीय नागरिक डॉक्टर दिनेश सरकारी कर्मचारी हैं कि गत वर्ष 2021 की कर योग्य आय निम्नलिखित है। क्या भला, विदेश में सेवा करने के प्रतिफल में विदेश में ही प्राप्त वेतन से आय गणना की गई। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय,
कितना थी 20,000। इसके पहले जो विदेश में सेवा करने का था वो 50,000 था। भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में देय लाभांश जो कि सकल है 10,000। भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आए 20,000। इंग्लैंड में बैंक जमा पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्त ब्याज 5,000। डॉक्टर दिनेश की कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह निवासी हैं, असाधारण निवासी हैं या अनिवासी हैं। इंग्लिश में सुने तो इंडियन सिटीजन डॉक्टर दिनेश गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि हैज़ द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री फॉर सर्विसेज कंप्यूटेड रेंडर्ड इन दैट कंट्री 50,000। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान 20,000। डिविडेंड ग्रॉस जो है बाय एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया 10,000। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया 20,000। उसके बाद बोल रहा बाबू कि इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर 5,000। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर दिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इफ ही इज रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। चलिए, मैं आपको सरकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सरकारी की अवस्था में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। चलिए पहले लिखते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी, यहाँ पे रेसिडेंट लिखते हैं। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। पॉइंट नंबर वन क्या हो कि विदेश में सेवा करने के प्रतिफल में विदेश में ही प्राप्त वेतन से आय गणना की गई। अब ये बताइए कि विदेश में रहने पे ही हम नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हैं। लेकिन जिसका पेशा ही वही हो कि उसे विदेश में ही रहना है, भारत के नागरिक हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, रेसिडेंट की अवस्था में तो वो अमाउंट आता ही है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में भी और नॉन रेसिडेंट की भी अवस्था में वो चीज़ आती है, क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी हैं, इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो क्या कह रहा है, एक कंपनी से भारत में वेतन से आय गणना की गई, कितना 50,000। इंग्लिश में सुनिए, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया फ्रॉम ए कंपनी कंप्यूटेड 50,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 50,000 लिखेंगे। किस अवस्था में, रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, तीनों अवस्था में लिखेंगे बाबू। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय। कहाँ स्थित है बाबू, पाकिस्तान में स्थित है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आप भारत में पैसा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इनकम पाकिस्तान में हो रही है, भूमि पाकिस्तान की है। तो जब देखिए, भारत में अगर एग्रीकल्चर से इनकम करते हैं और सिर्फ भारत लिखा हो तो एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स में नहीं वैल्यूएबल होता है, नहीं जोड़ा जाता है, नहीं ऐड किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान से जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर से हो चाहे किसी से हो, वो रेसिडेंट की अवस्था में ऐड की जाएगी, बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की अवस्था में नहीं। तो ये कितना है आपका अमाउंट, ये आपका अमाउंट है 20,000। पॉइंट 2 हो गया आपका। सिंपली पॉइंट 3 पे चलते हैं। पॉइंट 3 देखिए क्या है, तो पॉइंट 3 बोला बाबू कि भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में देय लाभांश सकल 10,000 है। अगर इंग्लिश में सुने, डिविडेंड बाय एन इंडियन कंपनी पेबल आउटसाइड इंडिया। हम बोले हैं कि इसके पहले जो 2 वीडियो बनाया मैंने, एक वीडियो उसमें एक बार नहीं कम से कम 12 बार बताए हैं हम कि बाबू महत्वपूर्ण यह है कि इनकम जो हो रहा है, अर्न हो रहा है, यानी हिंदी में बोले तो उपार्जित जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है, एक भारतीय कंपनी है। उस स्थिति में
आप कहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे आप इस दोनों अवस्था में करेंगे, बट नॉन रेसिडेंट की अवस्था में नहीं, क्योंकि यह डिविडेंड है, कोई सैलरी नहीं। तो यहाँ पे दो अवस्थाएं में किया जाएगा। वो अमाउंट कितना है, तो वो अमाउंट है आपका 10,000। वो अमाउंट क्या है, 10,000 है। लेकिन यहाँ पे रेसिडेंट की अवस्था, नॉन रेसिडेंट की अवस्था में नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 पढ़िए आप। पॉइंट नंबर 4 में बोला भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय। क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, इसका हम हस्तांतरण कर रहे हैं। भारत में स्थित लॉन्ग टर्म कैपिटल है, आप अनिवासी हो चाहे निवासी हो। अर्न कहाँ से हो रहा है, मतलब ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, भारत से हो रहा है। तो मतलब रेसिडेंट और नॉन ऑसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में तो होगा, बट नॉन रेसिडेंट की अवस्था में नहीं होगा। अरे भाई, आप 4 दिन के जुम्मे मेहमान हैं, उनके लिए क्या ट्रांसफ़र का मान्यता। तो यहाँ पे है आपका 20,000, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा किसकी, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की अवस्था में, बट यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। 5वें पॉइंट पे आते हैं हम, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है, इंग्लैंड में बैंक जमा पर अर्जित ब्याज एवं प्राप्त ब्याज। इंग्लिश में सुनिए, इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। ब्याज, चाहे आप अर्न कीजिए सैलरी, या अपने सैलरी का जो अमाउंट डिपॉजिट किए हैं उससे इनकम जो आ रही है, मतलब इंटरेस्ट जो आ रहा है, कुछ भी आए भैया, कुछ भी आए, रेसिडेंट की अवस्था में तो हमको लिखना रहता है, तो यहाँ पे रेसिडेंट की अवस्था में लिखेंगे। लेकिन ब्याज वोज का कोई महत्व नहीं होता है नॉन ऑर्डिनरी की अवस्था में कि टैक्स देंगे भारत वाले। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना है, तो आपका अमाउंट है 5,000। लेकिन ये दोनों अवस्थाओं में नहीं लिखा जाएगा। सिर्फ यही था बाबू आपका। अब पूछा था कंप्यूटेड टैक्सेबल इनकम, तो हम कंप्यूट कर देते हैं। 1,05,000 ही होगा, ऐड कर लीजिए आप, 60 to 80,000। क्या हो रहा है, इन दोनों अवस्थाओं में हमने लिखा ही नहीं। यहाँ पे जो आप देखें हैं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इसमें नॉन ऑर्डिनरी की भी अवस्था में हमको, नॉन रेसिडेंट की भी अवस्था में लिखना है। भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी में दे सकल लाभांश और भारत में स्थित एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से आय 20,000, मतलब 20,000 और 10,000। और जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका 80,000, 80,000, 1,05,000 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 इसी तरह समाप्त हो चुका है। मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। तो इस वीडियो को इससे पहले अगर आप मतलब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर ना करना ना भूलें, और आपको कुछ समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।